हेलो स्टूडेंट्स, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए मेनली सर्जरी, रेडियोथेरेपी, साइटोटॉक्सिक, टारगेटेड और हार्मोनल ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं। आज के वीडियो में हम साइटोटॉक्सिक, टारगेटेड और हार्मोनल ड्रग्स की फार्माकोलॉजी समझेंगे जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स या तो कैंसर सेल्स को मार देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देती हैं, उनकी ग्रोथ को कम कर देती हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ नाम से ही समझ आ रहा है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, दीज ड्रग्स आर टॉक्सिक टू द सेल्स। ये कैंसर सेल्स को मार देती हैं। कैंसर सेल्स के अलावा बॉडी के जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको भी ये ड्रग्स किल कर देती हैं और इसीलिए ये ड्रग्स बहुत टॉक्सिक होती हैं। इनकी सबसे सीरियस टॉक्सिसिटी है बोन मैरो डिप्रेशन। नाउ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की मेजर कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट्स जो कि डीएनए सिंथेसिस को रोकती हैं। देन अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ये ड्रग्स डीएनए के प्राइमरीली ग्वानिन न्यूक्लियोबेसेस के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेती हैं जिससे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाती। देन माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स, ये ड्रग्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देती हैं जो कि सेल डिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये ड्रग्स माइटोसिस के प्रोसेस को रोक देती हैं। देन टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स, ये ड्रग्स एंजाइम टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करती हैं जिससे डीएनए फ्रैगमेंटेशन होता है और डीएनए जो है वो टूट जाता है। देन एंटीबायोटिक्स, ये ड्रग्स डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में इंटरकैलेट हो जाती हैं, यानी कि डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में घुस जाती हैं, डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में इंसर्ट हो जाती हैं जिससे डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होती। और लास्ट कैटेगरी की साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं मिसलेनियस ड्रग्स। नाउ टारगेटेड ड्रग्स स्पेशली कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं और इसी वजह से इनका नॉर्मल सेल्स पर कम इफेक्ट होता है। नाउ टारगेटेड ड्रग्स मेनली दो तरह की होती हैं। पहली तरह की टारगेटेड ड्रग्स हैं स्मॉल मॉलिक्यूल सिंथेटिक ड्रग्स। नाउ ये ड्रग्स सेल्स के अंदर जाकर प्रोटीन्स को टारगेट करती हैं जैसे कि टायरोसिन काइनेज, क्योंकि ये प्रोटीन्स कैंसर सेल्स में ओवर एक्सप्रेस्ड होते हैं। कैंसर सेल्स में इन प्रोटीन्स की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरी तरह की टारगेटेड ड्रग्स हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कि कैंसर सेल्स की सरफेस पर एक्ट करती हैं। कैंसर सेल्स की सरफेस पर कुछ यूनिक एंटीजन्स होते हैं। ये ड्रग्स उन एंटीजन से बाइंड करती हैं जिसकी वजह से बॉडी के इम्यून सेल्स इन कैंसर सेल्स को ईजिली आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ हार्मोनल ड्रग्स उन स्पेसिफिक कैंसर्स की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं जो कि ग्रोथ और प्रोलिफरेशन के लिए हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन से ब्रेस्ट कैंसर और इंक्रीज्ड टेस्टोस्टेरॉन से प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नाउ ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करी जाने वाली हार्मोनल थेरेपी या तो ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को कम कर देती है या फिर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। उसी तरह प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ करी जाने वाली हार्मोनल ड्रग्स या तो टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन कम कर देती हैं या फिर एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं जिससे प्रोस्टेट कैंसर सेल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब हर कैटेगरी की साइटोटॉक्सिक, टारगेटेड और हार्मोनल ड्रग्स की फार्माकोलॉजी को ब्रीफ में समझते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की फर्स्ट कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स डीएनए की सिंथेसिस में रुकावट पैदा करते हैं जिससे डीएनए सिंथेसाइज नहीं हो पाता
और इसीलिए इन्हें एस फेस स्पेसिफिक ड्रग्स कहते हैं। ये ड्रग्स एस फेस में सेल्स को किल कर देती हैं। एंटीमेटाबोलाइट्स 3 तरह के होते हैं, फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। नाउ जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स या फिर पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और थायमीन एंड साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ नाम से ही समझ सकते हैं, प्यूरिन एंटागोनिस्ट ये ड्रग्स प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस नहीं होने देती। उसी तरह पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होने देते। यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि THF टेट्राहाइड्रोफोलेट प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों तरह के न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ना फोलेट एंटागोनिस्ट टेट्राहाइड्रोफोलेट को रीजेनरेट नहीं होने देता और इसीलिए फोलेट एंटागोनिस्ट प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों तरह के न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस को रोकते हैं, जिससे डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता। तो पहले पढ़ते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट के बारे में। नाउ मिथोट्रेक्सेट और पेमीट्रेक्सेट ये दोनों फोलेट एंटागोनिस्ट हैं। नाउ पेमीट्रेक्सेट मिथोट्रेक्सेट का कॉन्जीनर या फिर कहें डेरिवेटिव है। अब समझते हैं मेथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ डी नोवो पिरिमिडीन सिंथेसिस के दौरान डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। तो इस थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेस और THF टेट्राहाइड्रोफोलेट बहुत ही ज़रूरी हैं। इस थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के दौरान टेट्राहाइड्रोफोलेट का यूज़ होता है और टेट्राहाइड्रोफोलेट डाइहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस डाइहाइड्रोफोलेट को फिर से टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर देता है। सो वी कैन से दैट वंस tetrahydrofolate is consumed, it is again regenerated from dihydrofolate by the enzyme dihydrofolate reductase. अब methotrexate एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट रीजेनरेट नहीं हो पाता और टेट्राहाइड्रोफोलेट की कमी की वजह से डी नोवो प्यूरिन और पिरिमिडीन सिंथेसिस रुक जाती है। देन मिथोट्रेक्सेट एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेस को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से थाइमीन न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का सिंथेसिस नहीं होता। तो ये है मेथोट्रेक्सेट फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ 6-mercaptopurine प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, जो कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। देन फ्लूडारेबिन एक प्यूरिन एनालॉग है, जो कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की जगह खुद डीएनए के स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में शामिल हो जाता है, जिससे डीएनए नॉन फंक्शनल हो जाता है। फ्लूडारेबिन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज और राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से डीएनए की सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाती। 5-fluorouracil पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट है। थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस हम समझ चुके हैं। 5-fluorouracil एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेस और टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस नहीं होती, यानी कि थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं होती
और डीएनए भी सिंथेसाइज नहीं होता। तो ये है एंटी मेटाबोलाइट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग्स एस फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि सेल्स को एस फेज में किल कर देती हैं। सेकेंड कैटेगरी की साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास में ड्रग्स आती हैं मीक्लोरईथामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफॉस्फेमाइड, क्लोरएम्ब्यूसिल, मैल्फिलिन। इथिलीन अमीन में आती है थायोटीपा। अल्काइल सल्फोनेट में ब्यूसल्फान। नेक्स्ट क्लास है नाइट्रोसोयूरिया जिसमें आती हैं ड्रग्स कार्मोस्टीन, लोमुस्टीन। ट्रायाजीन क्लास में आती है डकार्बाजीन एंड टीमोजोलामाइड। देन प्रोकार्बाजीन ड्रग क्लास मीथाइल हाइड्राजीन में आती है। नाउ इन ड्रग्स को अल्काइलेटिंग एजेंट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में एक रिएक्टिव अल्काइल ग्रुप होता है। ये अल्काइल ग्रुप प्राइमरीली डीएनए स्ट्रैंड के गुआनिन न्यूक्लियोबेसेस के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। सो लुक एट दिस फिगर, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, प्रोकार्बाजीन ड्रग डीएनए के एक स्ट्रैंड पर जो गुआनिन न्यूक्लियोबेस है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। वहीं पर कार्मुस्टीन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोबेसेस को अल्काइलेट करता है, उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जिससे कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। डीएनए के एक स्ट्रैंड या फिर दोनों स्ट्रैंड्स के अल्काइलेट होने की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती और उसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। अल्काइलेटिंग एजेंट्स नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल इनहिबिटर्स हैं। ये सेल को किसी भी फेस में किल कर सकते हैं। देन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की नेक्स्ट कैटेगरी है प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इस क्लास में ड्रग्स आती हैं सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ऑक्सालीप्लैटिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसा ही होता है। ये ड्रग्स भी गुआनिन न्यूक्लियोबेसेस से रिएक्ट करती हैं और डीएनए स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से क्रॉस लिंक कर देती हैं, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती और सेल की डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी की साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स। ये एम फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि माइटोसिस को इनहिबिट करती हैं। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉलीमराइज होने से स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। वहीं पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के डीपॉलीमराइज होने की वजह से स्पिंडल फाइबर्स की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स 2 तरह के होते हैं, विनका अल्कलॉइड्स और टैक्सेन्स। नाउ विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन, विनोरेल्बिन, ये तीनों विनका अल्कलॉइड्स हैं और पैक्लीटेक्सेल, डॉकीटेक्सेल ये टैक्सेन्स हैं। नाउ विनका अल्कलॉइड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को डीपॉलीमराइज करते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि ये ड्रग्स स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ को कम करते हैं, ये ड्रग्स स्पिंडल फाइबर्स को लंबा नहीं होने देती। वहीं पर टैक्सेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को पॉलीमराइज करते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ बढ़ती है। पर ये ड्रग्स स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ को कम नहीं होने देते और माइटोसिस के प्रोसेस में स्पिंडल फाइबर्स की लेंथनिंग और शॉर्टनिंग दोनों ही ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह ये ड्रग्स माइटोसिस के प्रोसेस को रोक देती हैं और सेल्स को एम फेस में ही किल कर देती हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी की साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स। अब आप इन फिगर्स को देखो, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है
नाउ डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग होना शुरू करते हैं, जिससे कि एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। नाउ डीएनए स्ट्रैंड्स की अनवाइंडिंग की वजह से रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे वाली सेगमेंट में ऐंठन आ जाती है, टाइटनिंग या फिर कसाव आ जाता है, जिसकी वजह से सुपर कॉइलिंग हो जाती है। नाउ एंजाइम टोपोआइसोमेरेस कॉइल्ड डीएनए सेगमेंट इस कॉइल्ड डीएनए सेगमेंट के जो डीएनए है उसको कट कर देता है। डीएनए सेगमेंट को कट करने की वजह से सुपर कॉइलिंग जो है वो निकल जाती है, ऐंठन जो है वो निकल जाती है, और फिर उसके बाद एंजाइम टोपोआइसोमेरेस इन डीएनए के कटे हुए सिरों को दोबारा से जोड़ देता है। नाउ टोपोआइसोमेरेस 1 डीएनए के एक स्ट्रैंड को कट करता है, वहीं टोपोआइसोमेरेस 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है। नाउ टोपोआइसोमेरेस इनहिबिटर्स टोपोआइसोमेरेस एंजाइम के डीएनए कटिंग एक्शन को ब्लॉक नहीं करते, पर टोपोआइसोमेरेस एंजाइम के डीएनए के कटे हुए सिरों को दोबारा जोड़ने के प्रोसेस को रोक देते हैं, जिससे डीएनए जगह जगह से कट जाता है, टूट जाता है और डीएनए का फ्रैगमेंटेशन हो जाता है, जिससे कि सेल डेथ होती है। नाउ टोपोटीकन, आयरनोटीकन, ये दोनों ड्रग्स टोपोआइसोमेरेस 1 इनहिबिटर्स हैं, जबकि ईटोपोसाइड टोपोआइसोमेरेस 2 इनहिबिटर है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोपोआइसोमेरेस इनहिबिटर्स। नाउ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स। नाउ इन एंटीबायोटिक्स की काफ़ी अच्छी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है, और ये एंटीबायोटिक्स सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स को हम देख लेते हैं कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये है एक्टिनोमाइसिन डी, जिसको डेक्टिनोमाइसिन भी कहते हैं, डॉक्सोरूबिसिन, देन डोनोरूबिसिन, जिसको रुबिडोमाइसिन कहते हैं, देन एपिरूबिसिन, माइटोजेंट्रॉन, ब्लियोमाइसिन और माइटोमाइसिन सी। अब आप इन दोनों फिगर्स को देखो, ये एक नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड है और ये इंटरकैलेटेड डीएनए स्ट्रैंड है। नाउ ये एंटीबायोटिक्स, यहाँ पर ये एंटीबायोटिक दिखाया गया है। नाउ ये एंटीबायोटिक्स डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में इंटरकैलेट हो जाते हैं, यानी कि ये एंटीबायोटिक्स डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में घुस जाते हैं। डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में ये इंसर्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये है एक डीएनए बेस पेयर, ये है अनदर डीएनए बेस पेयर, और बीच में ये एंटीबायोटिक इंसर्ट हो गया है, और इसकी वजह से ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट नहीं हो पाता, आरएनए और प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं होता, और इसी की वजह से सेल डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी की साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं मिसलेनियस ड्रग्स। यहाँ पर हम दो ड्रग्स हाइड्रोक्सी यूरिया और एल एस्पार्जिनेस को स्टडी करेंगे। हाइड्रोक्सी यूरिया एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस नहीं होता। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और इसीलिए हाइड्रोक्सी यूरिया डीएनए की सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है। देन एल एस्पार्जिनेस, इस ड्रग को पेरेंट्रली दिया जाता है, आईवी या फिर आईएम। ना ये ड्रग अमीनो एसिड एल एस्पैराजीन को ब्रेक कर देती है। एल एस्पैराजीन को ब्रेक करके एल एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अब हेल्दी सेल्स एल एस्पैराजीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, पर उसके विपरीत ल्यूकीमिक सेल्स एल एस्पैराजीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि ल्यूकीमिक सेल्स में एंजाइम एल एस्पैराजीन सिंथेस नहीं होता, जो कि एल एस्पैराजीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नाउ एल एस्पैराजीन अमीनो एसिड की कमी की वजह से
जो ल्यूकीमिक सेल्स हैं उनमें अपॉप्टोसिस हो जाती है, उनमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। तो ये है ब्रीफ में फार्माकोलॉजी ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं वो हाईली टॉक्सिक ड्रग्स हैं। तो अब पढ़ते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की जनरल टॉक्सिसिटीज़ और स्पेसिफिक टॉक्सिसिटीज़। सबसे पहले पढ़ते हैं जनरल टॉक्सिसिटीज़ ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। नाउ मोस्ट सीरियस टॉक्सिसिटी इज़ डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो, जिसकी वजह से ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, एग्रैनुलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अनीमिया हो सकता है। WBC, RBC और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शंस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। देन म्यूकोसिटिस। नाउ ओरल कैविटी यानी कि मुंह के अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, वो म्यूकोजा रैपिडली डिवाइडिंग एपिथेलियल सेल्स का बना होता है और इस म्यूकोजा को साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं वो डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से इस म्यूकस मेम्ब्रेन में या फिर इस म्यूकोजा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो इसको बोलते हैं म्यूकोसिटिस। देन डायरिया एंड हैमरेज इन GIT। ना मुंह की तरह ही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की म्यूकोसल लाइनिंग भी डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से डायरिया और GIT में हैमरेज यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है। देन नॉजिया एंड वॉमिटिंग। नाउ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से नॉजिया और वॉमिटिंग होती है। नाउ सिस्प्लैटिन से काफ़ी ज़्यादा नॉजिया और वॉमिटिंग होती है। देन एलोपेशिया। नाउ हेयर फॉलिकल्स के सेल्स डैमेज होने की वजह से एलोपेशिया होता है। देन इनफर्टिलिटी भी इन ड्रग्स का एक कॉमन टॉक्सिक इफेक्ट है। देन ये ड्रग्स टेराटोजेनिक होती हैं, यानी कि इनसे फीटल एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। इन ड्रग्स से अबॉर्शन और फिर फीटल डेथ्स भी हो सकती हैं। देन इन ड्रग्स की वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इन ड्रग्स को लेने की वजह से बॉडी में जो सेल डेथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से DNA डैमेज होता है और जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक होते हैं तो वो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और उससे होता है हाइपर यूरिसीमिया। देन सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज एंड म्यूटाजेनिसिटी। नाउ जैसा कि अभी हमने देखा, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं वो DNA से इंटरैक्ट करती हैं और DNA की सिंथेसिस को रोकती हैं, जिसकी वजह से ये ड्रग्स खुद म्यूटेशंस प्रोड्यूस कर देती हैं और खुद ये सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज भी प्रोड्यूस कर देती हैं। नाउ अ वेल नोन एग्जाम्पल of drug causing secondary malignancies is the procarbazine। तो ये है general toxicities of cytotoxic drugs। अब पढ़ते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिसिटीज़। नाउ पहली टॉक्सिसिटी है हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। नाउ अल्काइलेटिंग एजेंट साइक्लोफॉस्फेमाइड और उसका एक डेरिवेटिव आइफॉस्फेमाइड, ये दोनों ड्रग्स ब्लैडर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ साइक्लोफॉस्फेमाइड के टॉक्सिक मेटाबोलाइट एक्रोलीन से यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है उसमें सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसको कहते हैं हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। देन एंटीबायोटिक डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, जिसकी वजह से CHF हो सकता है। देन एंटीबायोटिक ब्लियोमाइसिन और अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्लोराम्ब्यूसिल, ब्यूसल्फान, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकते हैं। देन माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स विनक्रिस्टीन, पैक्लीटेक्सेल और एंटीबायोटिक 5-फ्लोरोयूरासिल से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है।
देन एल एस्पार्जिनेस को पैरेंट्रली दिया जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। देन सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ये प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि ऑटोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि ये खान की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के जनरल और स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट्स। नाउ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के बाद अब टारगेटेड ड्रग्स की फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। नाउ टारगेटेड ड्रग्स स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बॉडी के नॉर्मल सेल्स पर टारगेटेड ड्रग्स का मिनिमल इफेक्ट होता है। नाउ टारगेटेड ड्रग्स दो तरह के होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल सिंथेटिक ड्रग्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नाउ स्मॉल मॉलिक्यूल सिंथेटिक ड्रग्स सेल्स के अंदर घुसकर प्रोटीन्स जैसे कि टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर देता है। अब आप इन फिगर्स को देखो, ये है टायरोसिन काइनेज। ये एक एंजाइम है जो कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन है और ये टायरोसिन काइनेज इस प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है। तो इस तरह एक कैस्केड यानी कि एक सीरीज ऑफ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन शुरू हो जाता है और एक के बाद एक जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं वो फॉस्फोराइलेट होते जाते हैं और जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम सिग्नल्स जनरेट होते हैं और सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं। अब टायरोसिन काइनेज की ओवर एक्टिविटी या फिर टायरोसिन काइनेज के ओवर एक्सप्रेशन यानी कि ज़्यादा संख्या में होने की वजह से सेल में एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है और सेल्स की एक्सेसिव प्रोलिफरेशन और ग्रोथ की वजह से कैंसर हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, ये है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, ये एक ड्रग है इमाटिनिब। ना इस ड्रग ने यहाँ पर टायरोसिन काइनेज साइट की जो एटीपी बाइंडिंग साइट है उस साइट को ब्लॉक कर दिया। अब इस साइट को ब्लॉक करने की वजह से एटीपी इस साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा और टायरोसिन काइनेज को फॉस्फेट अवेलेबल नहीं होंगे और जब टायरोसिन काइनेज को फॉस्फेट अवेलेबल नहीं होंगे तो टायरोसिन काइनेज इन प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोसेस रुक जाएगा और सेल की जो प्रोलिफरेशन है वो भी रुक जाएगी। अब आप टारगेटेड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को समझते हैं। नाउ इमाटिनिब, नीलोटिनिब, ये टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर्स हैं। देन EGF रिसेप्टार्स यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टार्स, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हैं और इन रिसेप्टार्स की इंट्रासेलुलर साइट पर टायरोसिन काइनेज एंजाइम अटैच्ड रहता है जो कि प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है और उससे सेल प्रोलिफरेशन के सिग्नल्स जनरेट होते हैं। नाउ जेफिटिनिब, इरलोटिनिब, ये दोनों ड्रग्स एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर्स हैं। देन सुनीटिनिब वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। ये उन न्यू ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को रोक देता है जो कि कैंसरस टिश्यू को ब्लड सप्लाई करते हैं, इसीलिए सुनीटिनिब को एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर भी कहते हैं। ना ब्लड ना मिलने की स्थिति में जो कैंसर सेल्स हैं वो मर जाते हैं। देन बॉडीजोमिक प्रोटियाजोम इनहिबिटर है जिसकी वजह से कैंसरस सेल की अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। इसमें ड्रग्स आती हैं जैसे कि रिटुक्सीमैब, सिटुक्सीमैब, देन बेवासीजुमैब। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। नाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक ही तरह की आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। नाउ ये एंटीबॉडीज़
स्पेसिफिक एंटीजन्स के साथ ही बाइंड करती हैं और उन स्पेसिफिक एंटीजन्स के अगेंस्ट ही काम करती हैं। तो इस फिगर को आप देखो, यहाँ पर है ये एक मैलिग्नेंट बी सेल। इस बी सेल की सरफेस पर कुछ यूनिक स्पेसिफिक एंटीजन्स हैं जो कि हैं CD20। तो ये है CD20 एंटीजन्स। ना रिटुक्सीमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये इन CD20 एंटीजन से बाइंड करती है और CD20 एंटीजन से बाइंड करने की वजह से ये इस कैंसर सेल को हाईलाइट कर देती है। अब बॉडी के इम्यून सेल्स इस हाईलाइटेड बी सेल को आसानी से पहचान लेते हैं और कुछ मैकेनिज्म्स के थ्रू इस कैंसरस सेल को किल कर देते हैं। ना वो मैकेनिज्म्स हैं अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, देन एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी दैट इज ADCC और कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी दैट इज CDC। तो सभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कुछ स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करती हैं जो कि कैंसरस सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ना सभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को IV इन्फ्यूजन से दिया जाता है, इसलिए इनका मेन एडवर्स इफेक्ट है इन्फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हो सकता है चिल्स यानी कि ठंड लगना, फीवर, अर्टिकेरियल रैशेस, प्रूराइटिस यानी कि खारिश होना, डिस्निया यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना, हाइपोटेंशन और इनकी वजह से एनाफाइलैक्टॉइड रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ टारगेटेड ड्रग्स, जिसमें हमने स्मॉल मॉलिक्यूल सिंथेटिक ड्रग्स लाइक इमाटिनिब स्टडी किया और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लाइक रिटुक्सीमैब। अब डिस्कस करते हैं कैंसर में यूज़ करी जाने वाली हार्मोनल थेरेपी। नाउ हार्मोनल ड्रग्स को उन स्पेसिफिक कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जिन कैंसर्स में हॉर्मोन्स की वजह से ग्रोथ हो रही हो, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, देन प्रोस्टेट कैंसर। नाउ इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर और इंक्रीज्ड टेस्टोस्टेरॉन प्रोस्टेट कैंसर का मेजर रिस्क फैक्टर है। नाउ ज़्यादा ईस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट सेल्स की जो ग्रोथ है, प्रोलिफरेशन है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। उसी तरह ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन की वजह से प्रोस्टेट के जो सेल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं, उनकी एक्सेसिव ग्रोथ और प्रोलिफरेशन हो सकती है और वही एक रीज़न हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर के होने का। सो पहले पढ़ते हैं ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो हार्मोनल थेरेपी यूज़ होती है, उसका मेन गोल होता है कि या तो ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को कम कर दिया जाए या फिर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो कि ब्रेस्ट पर प्रेजेंट हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो ब्रेस्ट कैंसर में 4 तरह की ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं। पहली तरह की ड्रग है GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट। नाउ ये ड्रग्स GnRH रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं और GnRH रिसेप्टर्स को कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करने की वजह से शुरुआत में LH का सिक्रीशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ईस्ट्राडायोल का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। पर कंटिन्यूअस परसिस्टेंट स्टिमुलेशन की वजह से GnRH रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और LH का सिक्रीशन कम होता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। इस कैटेगरी में ड्रग्स आती हैं ल्यूप्रोलाइड, गोज़िरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन। देन टोमोक्सिफिन, टोरिमेफिन, ये सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनको सेलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन नहीं होता। ना यहाँ एक बात आपको समझने की है, क्योंकि ये सेलेक्टिव
ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं, ये स्पेसिफिकली ब्रेस्ट के जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उन्हें ब्लॉक करते हैं। ये ड्रग्स बोन्स, हार्ट और यूट्रस के जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करती, और इसी वजह से इन ड्रग्स से ऑस्टियोपोरोसिस और कार्डियोटॉक्सिसिटी का जो रिस्क है वो नहीं होता। देन अनदर कैटेगरी इज द फल्वेस्टेरेंट। फल्वेस्टेरेंट ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर है। तो फल्वेस्टेरेंट भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ये एक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से बाइंड करने के बाद ये इन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स का डाउन रेगुलेशन होता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एरोमेटेज इनहिबिटर्स। इसमें ड्रग्स आती हैं लेट्रोजोल, देन एक्सीमैस्ट्रॉन, देन एनास्ट्रोजोल। नाउ एड्रीनल ग्लैंड एंड्रोजन सिक्रीट करता है, और ये जो एंड्रोजन्स हैं ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। नाउ एरोमेटेज इनहिबिटर्स एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोस्टेनडायोन ईस्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होता और टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्राडायोल में कन्वर्ट नहीं होता, जिससे ईस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये ड्रग्स ब्रेस्ट कैंसर पर ईस्ट्रोजन का जो इफ़ेक्ट है उसको रोक देती हैं, और उसकी वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। नाउ इन ड्रग्स के कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं हॉट फ्लशेस, देन फॉल इन लिबिडो, वजाइनल ड्राइनेस, ओस्टियोपोरोसिस एंड कार्डियक डिसीजेस। तो ये हैं हार्मोनल ड्रग्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ किया जाता है। अब स्टडी करते हैं उन हार्मोनल ड्रग्स के बारे में जिनको प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ किया जाता है। नाउ ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की वजह से प्रोस्टेट सेल्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पर हार्मोनल ड्रग्स या तो टेस्टोस्टेरोन का रिलीज कम कर देती हैं या फिर वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो पहली कैटेगरी की ड्रग्स हैं GnRH एगनिस्ट। नाउ ये ड्रग्स GnRH रिसेप्टर्स को कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से पहले टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ता है, बट बाद में GnRH रिसेप्टर्स के परसिस्टेंट स्टिमुलेशन की वजह से GnRH रिसेप्टर्स का डाउन रेगुलेशन और डिसेंसिटाइजेशन होता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। नाउ लिप्रोलाइट देन गोज़िरेलिन ये GnRH एगनिस्ट हैं। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है GnRH एंटागोनिस्ट। इसमें ड्रग आती है डेगारेलिक्स। नाउ डेगारेलिक्स GnRH एंटागोनिस्ट है, जो कि GnRH रिसेप्टर्स को डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग्स हैं एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये ड्रग्स हैं फ्लूटामाइड, बाइकैलुटामाइड, निलूटामाइड। ये ड्रग्स प्रोस्टेट ग्लैंड पर जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोस्टेट ग्लैंड पे जो इफ़ेक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है एबिराटेरॉन। एबिराटेरॉन साइटोक्रोम 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर है। इस एंजाइम के इनहिबिशन की वजह से एड्रीनल ग्लैंड में टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस जो है वो रुक जाता है। तो ये ड्रग्स या तो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को कम कर रही हैं या फिर एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड पर जो टेस्टोस्टेरोन है उसका एक्शन कम हो जाता है, और इसी वजह से इन ड्रग्स को प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ किया जाता है। नाउ क्योंकि ये ड्रग्स टेस्टोस्टेरोन का बॉडी पे इफ़ेक्ट कम कर रही हैं, इसीलिए इनके मेन एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं लो सेक्सुअल डिज़ायर, देन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, श्रिंकेज ऑफ टेस्टिस, पेनिस, then osteoporosis, anemia. So this is the general overview
of cytotoxic, targeted and hormonal drugs that are used for the treatment of cancer. अगर आपको किसी भी कैटेगरी की एंटी कैंसर ड्रग को डिटेल में स्टडी करना हो तो आप मेरी एंटी कैंसर ड्रग्स पर एक मैंने सीरीज़ बनाई है वीडियोस की, उस सीरीज़ को आप देख सकते हो. सीरीज़ है फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स पार्ट 1 to पार्ट 8. नाउ प्लीज़ नोट, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है. अगर किसी ड्रग को आपको यूज़ करना है या फिर आपको कैंसर की ट्रीटमेंट करनी है तो आप फिजिशियन को कंसल्ट करें. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.